नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं आज की खबरों पर। महत्वपूर्ण खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम लागत व अधिक उत्पादन का एकमात्र मंत्र प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती के जरिए ही किसानों को समृद्धि मिल सकती है। इसके लिए प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए प्रदेश ने जल्द ही प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसके माध्यम से प्राकृतिक खेती व औद्योगिक फसलों को वैश्विक मंच उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बताते बृहस्पतिवार को दिल्ली स्थित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नेचुरल फार्मिंग एंड डिजिटल एग्रीकल्चर के संबंध में आयोजित बैठक में वर्चुअली भाग लेते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश के 1,25,000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और 1 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती आरंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती की गई है वहां पर कम बारिश के बावजूद फसल अच्छी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों में 47 ब्लॉकों में प्राकृतिक खेती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सब्सिडी भी दे दी गई है। प्रदेश में गंगा के तटवर्ती सभी 27 जिलों के 105 ब्लॉकों में प्राकृतिक खेती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी प्रकार 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और 89 कृषि विद्यालय केंद्रों को भी प्राकृतिक खेती के अभियान से जोड़ा गया है। लोकसभा चुनाव से पूर्व बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने ने सपा जुट गई है। गुरुवार को अर्दली बाजार स्थित कार्यालय में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे न्यू नर्मदा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि देश बचाओ देश बनाओ के तहत 8 से 10 अक्टूबर तक महानगर में पद यात्रा निकाली जाएगी। बैठक में नवनिर्माण महानगर महासचिव जितेंद्र यादव ने कहा कि 8 अक्टूबर को मिंट हाउस चौराहे, 9 को सिगरा स्टेडियम और 10 को हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा की जिम्मेदारी पूर्व प्रत्याशियों के साथ नवनिर्मित जिला अध्यक्ष सुजीत यादव को दी गई है। उधर विजयदशमी वाले दिन भदोही से चलकर चौराहे की रास्ते पदयात्रा बनारस के बिहड़ा पहुंची, जिसका स्वागत नवनिर्माण जिलाध्यक्ष ने किया। पदयात्रा कछवा के एक लान में पहुंची तो यहां पर यात्रा के बहिष्कार करने की बात उठी थी, लेकिन मालिक और एक कार्यकर्ता से तू-तू में हो गई थी। लॉन में यात्रा विश्राम के बाद गुरुवार को लालपुर चट्टी होते हुए रोहनिया विधानसभा के मोहनसराय तक पहुंच गई थी। यहां रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार को रोहनिया में पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा में पूर्व विधायक महेंद्र सिंह पटेल, पखंडी बिंद, संतोष यादव, नीतिकेश सिंह और ललित यादव शामिल रहेंगे। सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी सपा कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। बृहस्पतिवार को सपा नेता अमन यादव के नेतृत्व में बीएचयू परिसर में बचाओ वीर अखाड़ा स्थित बजरंग बली के दरबार में वैदिक मंत्रोच्चार हुआ। इसके बाद हवन पूजा में बढ़ चढ़कर कार्यकर्ताओं ने हिस्सा भी लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि दिल्ली जल बोर्ड की सीवर लाइन सफाई करने वाले 1000 से अधिक कर्मियों का बकाया 16 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करने संबंधी शिकायत की जांच करें। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले बकाये का भुगतान करवाने की दिशा में पहल करें ताकि त्योहार के दौरान कर्मियों को वित्तीय परेशानी का सामना न करना पड़े। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले पर फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दिल्ली जल बोर्ड के सीवर लाइन की सफाई के बावजूद दिल्ली सरकार की तरफ से भुगतान में अत्यधिक देरी पर एलजी ने नाराजगी जताई है। डीजेबी ने 20 फरवरी 2019 को डीआईसीसीआई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत सीवर सफाई के लिए मैला ढोने की प्रथा को खत्म कर प्रौद्योगिकी आधारित समाधान लागू करना था। इसके तहत 189 ठेकेदारों ने सीवर की सफाई के लिए डीजेबी द्वारा हासिल के समुदाय को लगाया था। ठेकेदारों ने सफाई के लिए 1000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को लगाया ताकि दिल्ली जल बोर्ड के सीवरेज की सफाई की जा सके। इसके लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण सहायता लेकर जरूरी मशीनें भी खरीदी गई। भारतीय स्टेट बैंक ने
90% तक सावधि ऋण को बढ़ा दिया। देश में खाद्यान्न के अन्न भंडार भरने वाले किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली में सीमावर्ती गांव पंजाब खोड़ के हुंकार भरी। यहां एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के बैनर तले 3 दिवसीय अधिवेशन शुरू हुआ। 8 तक चलने वाली एमएसपी गारंटी कानून अधिवेशन में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के साथ ही स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अलावा देश भर के 200 किसान संगठनों ने करीब 3000 किसान मंथन करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएमसी ने ऐलान किया कि सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनवा कर ही दम लेंगे, क्योंकि पिछले 70 सालों में देश का किसान सियासी दलों का मोहरा बनता रहा है और राजनीतिक दलों ने चुनाव के समय ही केवल अपने घोषणा पत्रों में किसानों की चिंता की। लेकिन अब किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और वे कानूनी हक के साथ मैदान उतरने के लिए तैयार हो चुका है। इसी कड़ी में देश भर में 200 किसान संगठन खेत की बात खेत से करने के लिए दिल्ली के पंजाब खोड़ गांव से जुटे थे। इस मौके पर पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने अलावा जलपुरुष राजेंद्र सिंह, पीवी राजगोपाल, रामपाल जाट, बलराज भाटी, राजाराम त्रिपाठी के चंद्रशेखर और जसकरण सिंह और आदि किसानों ने भी एमएसपी गारंटी कानून बनाने पर जोर दिया। अब सिंबल की रेस। दशहरे के मौके पर मुंबई में एक तरफ उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की अलग अलग रैलियां चल रही थी तो वहीं पे दिल्ली में भी हलचल तेज हुई। मुंबई में जिस वक्त दशहरा रैली चल रही थी उसी दौरान शिवसेना का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचा। दरअसल माना जा रहा है कि इस दौरान उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने चुनाव आयोग को कई सबूत सौंपे और दावा किया कि पार्टी के सिंबल धनुष बाण पर उनका ही हक बनता है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार को फैसला सुनाया जा सकता है, यानी अब अहम निर्णय थोड़े ही वक्त में आ सकता है। चुनाव आयोग की ओर से एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को सिंबल को लेकर अपने दावे पेश करने के लिए 7 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया था। ऐसे में अब उनकी ओर से फैसले की बारी है। शिवसेना ने वरिष्ठ नेता आज वकीलों से मिलेंगे। इस बैठक में चुनाव आयोग को क्या जवाब दिया जाए, किस तरह के सबूत पेश किए जाए, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि शिवसेना की ओर से कुछ और समय की मांग भी की जा सकती है। हालांकि अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी होने वाला है। ऐसे में सिंबल को लेकर आयोग स्थिति क्लियर कर सकता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बुधवार को राजनीतिक तापमान काफी गर्म रहा था। दशहरे के दिन शिवसेना के दोनों धड़ों ने अपनी अपनी रैली की। दोनों धड़ों ने रैली में जमकर शब्दबाण चलाए और उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की बगावत को गद्दारी बताया तो शिंदे ने अपनी बगावत को गदर की संज्ञा दी। उद्धव ठाकरे ने जहां करीब 45 मिनट तक भाषण दिया, वहीं एकनाथ शिंदे उसने 2 गुना बोले। इस समय महाराष्ट्र में सरकार चला रहे एकनाथ शिंदे ने इस साल जून में 39 विधायकों के साथ लेकर शिवसेना से बगावत कर दी थी। इससे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद दोनों धड़ों को अपनी ताकत दिखाने का यह पहला मौका था। उद्धव ठाकरे ने कहा, हर साल की तरह इस साल भी रावण जलेगा, लेकिन इस बार का रावण अलग है। वक्त के साथ रावण का चेहरा बदलता था। इस बार कितने चेहरे का है, ये सिरों का नहीं बल्कि 50 खोखे का शोकासुर है। जिनमें हमने जिम्मेदारी दी वो कटप्पा निकले और जिन्होंने साजिश रची वे कटप्पा है। भारतीय जनता पार्टी ने पीठ में खंजर घोंपा था। उन्हें सबक सिखाने के लिए ही महाविकास अघाड़ी बनाई थी। आप लोग बताएं कि मेरा फैसला सही था या नहीं। क्या मैंने कभी भी हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा? ठाकरे ने कहा कि अगर आपको लगता है कि मुझे शिवसेना अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन सत्ता लोलुप होने के लिए सीमा होती है। विश्वासघात करने के बाद अब यह पार्टी का चुनाव चिन्ह भी
चाहते हैं और पार्टी अध्यक्ष भी कहलाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे अब शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत को अपनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने पिता के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश समेत 35 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इससे पहले सितंबर महीने में भी ईडी ने शराब घोटाले मामले में 2 बार छापेमारी की थी। बता दें कि 28 सितंबर को ईडी ने समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट के मालिक हैं। उनके द्वारा कथित तौर पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीब सहयोगियों को करोड़ों रुपए 2 बार भुगतान किए गए थे। करीब सहयोगी कथित रूप से आबकारी नीति बनाने और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में शामिल शराब व्यापारियों में से एक थे। वहीं इसी मामले से सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे भी रेड की थी। कई घंटों तक मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी। बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और फिर कई गिरफ्तारियां भी हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को शहर के मुंडका इलाके में सीवर में काम करने के दौरान जहरीली गैस से मरने वाले लोगों के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले में डीडीए को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद भी गरीब लोग हाथ से मैल उठाने का काम करने के लिए मजबूर हैं। डीडीए को 30 दिनों के अंदर मृतकों के परिवारजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के निर्देश किए हैं। अदालत ने कहा कि मुआवजे का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं डीडीए ने कहा था कि मारने वाले निजी तौर पर काम कर रहे थे। वक्त हुआ है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास, the Sleep Company mattress is Log on to the sleepcompany.in। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा सो जा। पता है, बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हाँ? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। ब्रेक बाद रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कांग्रेस नेता शशि थरूर अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तेजी से अभियान चला रहे हैं। वे अब तक केरल, तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों के दौरा करके कार्यकर्ताओं से अपना समर्थन मांग चुके हैं। वहीं थरूर के कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर होने की भी अफवाहें उड़ने लगी है। इस बीच उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने युवाओं, महिलाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने पर ध्यान देने की बात कही है। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर होने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वे अभी मैदान में हैं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों
मित्रों और लोगों के समर्थन मिल रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान के तहत थरूर चेन्नई में है। इस दौरान उन्होंने गुरुवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि मेरा उद्देश्य है पार्टी को फिर से खड़ा करना, इसके फिर से सक्रिय करना, कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और उसके साथ लोगों के संपर्क में रहना। आगे उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि ये कांग्रेस को 2024 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा से लड़ने के लिए राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएगा। साथ ही कहा कि उनके मन में पार्टी के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सम्मान है। यह मुकाबला भाजपा का सामना करने के लिए है। थरूर ने कहा कि हमें अपनी पार्टी के काम करने के तरीके में सुधार करने की जरूरत है। हमें युवाओं को पार्टी में लाने और उन्हें वास्तविक अधिकार देने की जरूरत है। साथ ही हमें मेहनती और लंबे समय तक सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को अधिक सम्मान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के साथ पार्टी महासचिवों का उपयोग सही से करना है। शशि थरूर के घोषणा पत्र में 10 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। इसके पहले घोषणा पत्र में बने भारत के नक्शे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद थरूर ने नक्शा बदलकर दूसरा लगाया है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का मुकाबला अब और दिलचस्प होने जा रहा है। उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर अब अपने चुनाव प्रचार पर निकल पड़े हैं। शशि थरूर ने अपनी चुनावी अभियान शुरू कर दिया है तो मल्लिकार्जुन खड़गे आज गुजरात से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वो अब अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इसी के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार देर रात अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और वे शुक्रवार से अहमदाबाद में साबरमती आश्रम और गुजरात कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय भी जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होने वाला है। चुनावी मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे का मुकाबला शशि थरूर से होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अहमदाबाद से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, जहां वे पहले साबरमती आश्रम जाएंगे और फिर पार्टी मुख्यालय में पीसीसी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे मुंबई जाएंगे। शनिवार को वे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए हैदराबाद और विजयवाड़ा जाएंगे। खड़गे रविवार को जम्मू कश्मीर और दिल्ली में प्रचार करेंगे। इसके बाद वे सोमवार को पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे और मंगलवार को बिहार और उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे। आगरा के नरीपुरा स्थित आर मधुराज हॉस्पिटल में आग लगने की घटना और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक के कड़े रुख के बाद बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 21 अस्पतालों में छापा मारा था। सुरक्षा, अग्निशमन के इंतजाम नहीं मिलने और मौके पर डॉक्टर उपस्थित न पाए जाने पर 4 अस्पतालों को सील कर दिया गया है। वहीं बिना पंजीकरण के संचालित मलपुरा स्थित रघुवंशी हॉस्पिटल के संचालकों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि 8 टीमें अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई। अस्पतालों में बेसमेंट में मरीज भर्ती पाए गए और ऑपरेशन थिएटर की संचालित हो रहा था। यमुना पार स्थित राधा रानी हॉस्पिटल, मंगलम हॉस्पिटल, कालिंदी विहार स्थित नारायण देव हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। इन अस्पतालों में अग्निशमन की व्यवस्था ठीक नहीं थी, अस्पताल मानक के अनुरूप नहीं था, मौके पर डॉक्टर भी नहीं मिले और लोकहित में हॉस्पिटल कालिंदी विहार में बेसमेंट में संचालित पाया गया। 7 मरीज भर्ती बेसमेंट में और 17 मरीज ऊपर के तल पर भर्ती थे। मंगलम हॉस्पिटल में बेसमेंट में वार्ड कहा था लेकिन कोई मरीज नहीं था। दोनों अस्पतालों का बेसमेंट सील कर दिया गया है। इसके अलावा संगम हॉस्पिटल, मधुबन हॉस्पिटल जैसे कई हॉस्पिटल से लेके सिटी मेडिकेयर, राधे गोविंद और गुड लाइफ हॉस्पिटलों को अग्निशमन के इंतजाम न होने और अन्य कमियां पाए जाने पर नोटिस दिया गया है। 7 दिन का सफर और समय कमियों को दूर करने के लिए दिया गया है। इस अवधि तक चिकित्सकीय कार्य बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि इस अवधि में कमियां दूर न करने पर हॉस्पिटलों को सील कर दिया जाएगा।
शरद पूर्णिमा पर तीर्थ नगरी वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं भीड़ को देखते हुए 7 अक्टूबर शाम से वृंदावन में बाहरी 4 पहिया ट्रक और बसों का प्रवेश नहीं होगा। यह व्यवस्था 10 अक्टूबर सोमवार की सुबह तक जारी रहेगी। कोतवाली प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे 2 की ओर से वृंदावन आने वाले बड़े वाहनों को रुक्मणी बिहार पार्किंग पर रोका जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे और मथुरा से आने वाले भारी वाहनों को पागल बाबा मंदिर के समीप दारुल पार्किंग पर पार्क किया जाएगा। जेत के सामने से बने नए मार्ग से आने वाले वाहनों को 6 शिखर मंदिर से पूर्व ही पार्किंग बनाकर रोका जाएगा। एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया कि रविवार और शरद पूर्णिमा होने के कारण भीड़ को देखते हुए व्यवस्था की गई है। इस वर्ष 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत आचार्य श्रीनाथ गोस्वामी ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात वंशीवट पर गोपियों संग महारास किया था। ठाकुर बांके बिहारी केवल शरद पूर्णिमा पर ही नहीं, महारास की मुद्रा से बंसी धारण कर भक्तों को दर्शन देते हैं। पाकिस्तान की सेना के नए आर्मी चीफ को लेकर देश में चल रही राजनीति पर अब सरकार विराम लगाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसका प्रोसेस 1 माह के अंदर शुरू कर लिया जाएगा। देश के नए आर्मी चीफ के मुद्दे पर पीटीआई प्रमुख और पूर्व पीएम इमरान खान काफी समय से राजनीति कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार अपने पसंद का आर्मी चीफ बनाना चाहती है, जिससे वो अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल सके। अब ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान द्वारा आर्मी चीफ के मुद्दे पर दागे गई सवालों का एक जवाब देकर उनको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि संविधान के मुताबिक ही देश का नया आर्मी चीफ नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत में या फिर नवंबर की शुरुआत में इसको पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन पर चल रहे थे। उनका ये कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। उन्हें फिर से एक्सटेंशन दिए जाने की अटकलों का खुद जनरल बाजवा ने ही खंडन किया। अमेरिका में मौजूद जनरल बाजवा ने साफ कर दिया है कि उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा और उनकी जगह और कोई इस पदभार को संभालेगा। पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को देशद्रोही कहा और उन्हें इस्लामाबाद पर हमला करने के खिलाफ चेतावनी दी। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास में हुए बैठक के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरकारों से देश में अराजकता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उपकरण बनने से परहेज करने को कहा। इस्लामाबाद की ओर इमरान खान ने लंबे मार्च आह्वान के संदर्भ में बैठक के प्रतिभागियों ने फैसला किया कि उन्हें संविधान और कानून की सीमाओं को पार करके इस्लामाबाद पर हमला करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अध्यक्ष इमरान खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च के लिए तैयार होने का निर्देश दिया और अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शपथ लेने के लिए कहा कि वे देश के लिए जिहाद मानते हुए लंबे मार्च में भाग लेंगे। इमरान खान ने अभी भी मार्च की तारीख का खुलासा नहीं किया है। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में मंगलवार देर रात से ही बारिश जारी है। यह सिलसिला बुधवार सुबह भी जारी रहा। मौसम विभाग ने लखनऊ सहित 51 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं महाराजागंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सासवती और बहराइच और खीरी में भी ऑरेंज अलर्ट लगाया गया है। बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है। तापमान नीचे चला गया है। घरों में लोगों ने कूलर और एसी बंद कर दिए है। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी यूपी में पक चुकी फसलों व सब्जियों के लिए ये बारिश हानिकारक हो सकती है। धान की फसल एक चुकी है, ऐसे में नुकसान होने की संभावना भी है, जबकि पूर्वांचल इलाके में धान की फसल इस बार विलंब से हो तो उसके लिए लाभदायक है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कई जिलों में बारिश होगी व मौसम ऐसा ही बना रहेगा।
दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में एक और रावण दहन की तैयारी जारी है, तो वहीं कुछ जगहों बारिश भी होने लगी है। बारिश का ये सिलसिला पिछले कई घंटे से जारी है। इसमें चलते रावण दहन पर भी संकट बीडी मिश्रा मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक मंगलवार को रिटायर हो गए। उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मेघालय के नए राज्यपाल भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है। वे 2017 से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत है। उन्हें मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बीडी मिश्रा ने मंगलवार को मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने नए राज्यपाल का स्वागत भी किया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को मेघालय के गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए बहुत बधाई। उम्मीद है कि आपका मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। हम इस सुंदर राज्य में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा ने यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह में मंगलवार को मेघालय के राज्यपाल पद की शपथ ली। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे 2017 से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर मिश्रा ने सत्यपाल मलिक की जगह ली है। मेघालय के राज्यपाल रहे मलिक का कार्यकाल 3 अक्टूबर को ही पूरा हो गया था। शपथ समारोह में विधानसभा अध्यक्ष मेतबाह लिंगदो और वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे थे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया। मिश्रा जी को मेघालय के राज्यपाल का कार्यभार संभालने की बधाई दी। फिलहाल समय हुआ एक ब्रेक का, उसके बाद देखते हैं संक्षिप्त खबरें। शम्मी बोलो, ये सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिलबट्टा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चाचू, सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिलबट्टे को। ओ भाभी, सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ले, अरे यही तो मैं पूछ रही हूँ। पर क्यों? वो अमेज़न से मंगवाना है ना, वहाँ सिर्फ अंग्रेजी चलती है। किसने बोला? अब अपनी हिंदी भी चलती है। अब अपनी दुकान बोले अपनी जुबान, बस यहाँ से भाषा बदलिए और ढूंढिए, चुनिए, खरीदिए, सब हिंदी में। भारत की सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। गुजरात के अहमदाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस में भैंसों के झुंड से टक्कर लगने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में वंदे भारत का इंजन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत मुंबई सेंट्रल से गुजर गांधीनगर आ रहे। पश्चिमी रेलवे के वरिष्ठ पीआरओ के जयंत ने इसको लेकर अधिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसा सुबह 11 बजे के आसपास हुआ। उस वक्त वंदे भारत वटवा स्टेशन से मणिनगर आ रही, तभी अचानक भैंसों का झुंड रेलवे ट्रैक पर आया और टक्कर हो गई। पीएम मोदी ने 6 दिन पहले ही वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाई थी। मोदी ने 30 सितंबर को अपने गुजरात दौरे के दौरान ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इस ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया। इसके ज्यादातर पार्ट भारत में ही तैयार किए। पीएम मोदी ने बीते साल स्वतंत्रता के मौके पर लाल किले की प्राचीन से अपनी संबोधन के दौरान अगले 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात के इस आह्वान को स्वीकार करके आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्योगों को
आत्मनिर्भरता के लिए सहायता है द आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम फॉर असिस्टेंस टू इंडस्ट्री योजना की उद्योग राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा की उपस्थिति में घोषणा की। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। ऐसे में इस योजनाओं को उठाते हुए उद्योगों को आकर्षित करके स्थानीय उत्पादनों को सहयोग प्रदान करके गुजरात को रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात उद्यमियों और उद्यमिता की भूमि और देश का मैन्युफैक्चरिंग हब है। गुजरात ऐसी अपार क्षमताओं के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में आत्मनिर्भर गुजरात के जरिए नेतृत्व करने का तत्पर है। रंजीत रंजन ने बताया कि जब जाति समीकरण आने लगता है तो हम धीरे धीरे बंटने लगते हैं, जिसके कारण कांग्रेस बहुत पीछे हो चुकी है। उन्हें बताया कि कहीं ना कहीं हम कांग्रेसी लोगों के साथ पर्सनल कांटेक्ट में पिछड़ गए हैं। हमें छोटे वर्कर्स का भी साथ छोड़ दिया है, उनके साथ बातचीत छोड़ दी है और जिसके कारण हम पीछे हैं। लेकिन अब हम लगातार मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रंजीत रंजन ने बताया कि कांग्रेस ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की। बिहार में पार्टी के लोगों की वरिष्ठता, लॉयल्टी और उनके काम के अनुसार ही चीजें हुई। महागठबंधन के समीकरण के साथ लोगों को खुश रखते हुए बैलेंस करने की कोशिश की। रंजीत रंजन ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार को चलाने के लिए तमाम चैलेंज का सामना करना है। रंजन ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल देश को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने बताया कि सिर्फ पार्टी ने नहीं लेकिन इसमें पूरे लोग खड़े हुए थे, पूरे लोकतंत्र खड़ा था और हमने लोकतंत्र के साथ चले जा रहे हैं। आज इतनी पॉलिसीज नहीं है जिस पर काम करना कांग्रेस की ही है, दी हुई है और चाहे दलित हो, माइनॉरिटी हो या ओबीसी या फिर डेवलपमेंट के लिए दी गई। लालू प्रसाद के लगातार 12वीं बार राजद के अध्यक्ष बनाए जाने के मात्र 4 दिन पहले जगदानंद सिंह ने अपने पद से त्याग पत्र का प्रस्ताव करके राजद के नए नेतृत्व की परेशानियों में वृद्धि कर दी। समाजवादी राजनीति की हस्तियों में शामिल जगदानंद बिहार राज्य के अध्यक्ष और लालू के करीब हैं। नीतीश कुमार की सरकार में बेटे सुधाकर सिंह की छुट्टी के बाद से राजद में इनका भी मन व्यवस्थित है। हालांकि उनकी ऐसी नाराजगी कोई पहली बार प्रकट नहीं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के गठबंधन बदलकर राजद के साथ आने के बाद वे असहज दिख रहे। जगदानंद सिंह अपने तौर तरीके से उन्होंने संकेत भी कर दिया है कि वह गठबंधन के पक्ष में नहीं है। पहले भी जब कभी तेजस्वी और नीतीश से बीच आत्मीयता दिखी, जगदानंद का रुख आक्रामक ही रहा था। त्यागपत्र की खबर और बिहार की हलचल के बीच लालू ने जगदानंद को दिल्ली बुला लिया। दोनों की मुलाकात शुक्रवार को होनी है। इस्तीफा की पेशकश के बाद उन्हें मनाया जाएगा। बहुत संभव है कि लालू प्रसाद के समझाने के बाद जगदानंद हर बार की तरह मान भी जाए, लेकिन प्रश्न तो तब भी उठेगा कि लालू के पुराने और सबसे विश्वस्त सिपाही को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से कुछ घंटे पहले ऐसा कदम क्यों उठाना। बात निकली है तो जगदानंद के मंत्री पुत्र सुधाकर के इस्तीफे की भी चर्चा होगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री सियासी तपिश को अभी से भी बढ़ाने का काम किया है। रैलियों, रोड शो और सभाओं को आयोजन के सूबे में माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे प्रमुख सियासी हस्तियों के दौरे से चुनावी बयान साफ साफ नजर आ रहे हैं। भाजपा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने जुटी हुई भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से शुरू की गई नमो किसान पंचायत का उद्देश्य यही है।
इसके अलावा कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी की चुनौतियों का सामना करने के लिए ड्रोन जैसी तकनीक को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से दिलचस्प मुकाबले आसार हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी सभाओं में दिल्ली मॉडल का हवाला दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली के विचारों को पसंद किया है। इन्हीं विचारों के केंद्र सरकार को योजनाओं में बाधा डालने के लिए प्रेरित किया। सदन रहे आम आदमी पार्टी ने कृषि प्रधान पंजाब में भी ऐसा चुनावी वादे किए। गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो रैलियां और सभाओं पर जोर देना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टाउन हॉल और कार्यकर्ताओं के आमने सामने की मीटिंग भी कर चुके हैं। ऑटो ड्राइवर के घर कर जाकर खाना भी खा चुके हैं, लेकिन दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने अपने घर पर बुलाने के दावत भी दी। गुजरात के हर जिले में बीजेपी एक केंद्रीय मंत्री या किसी मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा रही है। इतना बड़ा डर क्यों है, ऐसा आम आदमी पार्टी का मुखिया बोल रहा है। गुजरात के लोगों का जो बीजेपी से बहुत नाराज है और वो तेजी से आपका दामन थाम रहे हैं। दरअसल इस साल के अंत तक गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने, पार्टियों ने इसके लिए पूरी रणनीति बना ली है। आम आदमी पार्टी भाजपा की रणनीति पर नजर रखेगी और भाजपा आपके तमाम वायदों को देख रही है। इसी बीच सीएम अरविंद केजरीवाल को गुजरात में चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और उम्र और आसपास के एरिया की कार्बन डेटिंग या आधुनिक तरीके से जांच पर जिला जज की अदालत का आदेश आ सकता है। जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन व विग्रहों के संरक्षण की याचिका पर आज सुनवाई होगी। यह काम शिवलिंग को छेड़छाड़ किए बिना होना चाहिए और यह चाहे कार्बन डेटिंग से हो या किसी अन्य तरीके से किया जाए। वादी राखी सिंह के अधिवक्ता ने कार्बन डेटिंग से शिवलिंग के खंडित होने का अंदेशा बताया, जबकि मुस्लिम पक्ष में पत्थर और लकड़ी की कार्बन डेटिंग नहीं होने का हवाला भी दिया। इस मामले में बहस पूरी होने के बाद जिला जज ने 7 अक्टूबर की तारीख आदेश नियत की थी। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने पर बीएचसी प्राचीन विभाग के प्रोफेसर अशोक सिंह का दावा है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग संभव नहीं है। इसके साथ बातचीत में यह दावा किया गया कि कार्बन डेटिंग पत्थर जैसे वस्तुओं की नहीं जा सकती। प्रोफेसर ने बताया कि कार्बन डेटिंग केवल उसी चीज की हो सकती है जिसमें कभी भी कार्बन रहा हो। फिलहाल संग्रहालय में लोग आजाद की पिस्तौल नहीं देख सके, इसलिए कि सेंट्रल हॉल से हटाकर रिजर्व कर लिया गया। आजाद की पिस्तौल हटाने जाने के बाद संग्रहालय का पूरा लुक बदलने की तैयारी। सेंट्रल हॉल के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हो चुका है। सेंट्रल हॉल को नया रूप देने के बाद आजाद की पिस्तौल 10 करोड़ रुपए की लागत से बनी देश की पहली इंटरैक्टिव आजाद गैलरी में प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से पीएमओ को पत्र लिखा गया है। इस बीच पिस्तौल की शिफ्टिंग की दिशा में काम शुरू हो चुका है। संग्रहालय के वित्त अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल अब सेंट्रल हॉल से आजाद की पिस्तौल नहीं दिखेगी, तो संग्रहालय के सेंट्रल हॉल से हटाई गई और पोस्ट पिस्तौल की भी कहानी दिलचस्प नहीं। 27 फरवरी 1931 को तत्कालीन नटबावर के नेतृत्व में एल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस के गिरने के बाद आजाद ने इसी पिस्तौल से खून की कनपट्टी पर
गोली मारकर भारत माता की आजादी के लिए शहादत चुन ली। नट बाबर की सेवानिवृत्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह कोल्ट उन्हें उपहार में दे दी, जिसे वह अपने साथ इंग्लैंड ले गए। उसके बाद वर्षों की मशक्कत के बाद इस पिस्तौल को वापस लाया जा सका है। आगरा के नरीपुरा स्थित आर मधुराज हॉस्पिटल में आग लगने की घटना हुई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रिजेश पाठक के कड़े रुख के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 21 अस्पतालों में छापा मारा है और सुरक्षा अग्निशमन के इंतजाम नहीं मिलने और मौके पर डॉक्टर उपस्थित न हो पाने पर 4 अस्पतालों को सील कर दिया है। पंजीकरण के संचालित मलपुरा स्थित रघुवंशी हॉस्पिटल के संचालकों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि 8 टीमें अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई। अस्पतालों में बेसमेंट में मरीज भर्ती पाए गए और ऑपरेशन थिएटर भी संचालित हो रहा था। यमुना पार स्थित राजा रानी हॉस्पिटल, मंगलम हॉस्पिटल, कालिंदी विहार स्थित नारायण देव हॉस्पिटल को सील कर दिया। इन अस्पतालों में अग्निशमन की व्यवस्था ठीक नहीं है, अस्पताल मानक के अनुरूप नहीं। इसके अलावा संगम हॉस्पिटल, मधुबन हॉस्पिटल, सरस्वती हॉस्पिटल, शैलजीत हॉस्पिटल, न्यू साई बाबा हॉस्पिटल, ओम हॉस्पिटल, शाह हॉस्पिटल के साथ कई हॉस्पिटलों को कार्यवाही के तहत अग्निशामक के इंतजाम न होने के पर कर्मियों ने इसको नोटिस दिया है। 7 दिन का समय कर्मियों ने दूसरे दिन दिया हुआ है और इस अवधि तक चिकित्सीय कार्य बंद रखने होंगे। पूर्णिमा पर तीर्थ नगरी वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं को भीड़ से देखते हुए बाद अक्टूबर शाम से वृंदावन भारी 4 पहिया ट्रक और बसों का प्रवेश नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था 10 अक्टूबर सोमवार की सुबह से जारी की जाएगी। कोतवाली प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे 2 की ओर वृंदावन आने वाली वाहनों का रुक्मणी विहार पार्किंग पर रोक लगाया गया। यमुना एक्सप्रेसवे और मथुरा से आने वाली भारी वाहनों को पागल बाबा मंदिर के समीप दारुल पार्किंग पर पार्क किया जाएगा, जिसके सामने मार्ग से आने वाली वाहनों को 6 शिखर मंदिर से पूर्व ही पार्किंग बनाकर रोका जाएगा। और साथ में एसपी ने बताया कि शरद पूर्णिमा होने के कारण भीड़ को देखते हुए व्यवस्था की गई। ब्रेक बाद रुक करते आगे की खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। उन्होंने नवरात्रि और विजयादशमी भी बड़ी धूमधाम से गोरखपुर मंदिर में ही मनाई। वहीं बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार भी लगाया। मौके पर मौजूद अधिकारियों की सीएम ने निर्देश दिए कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन के बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए और मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगे बढ़कर वह ये सुनिश्चित करे कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव में रुकने न पाए। बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा बहुत से इलाज के लिए धन देने के सिफारिश कर रहे थे। उन्होंने 100 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। बुधवार की सुबह हमेशा की तरह तड़के अपने आवास के निकलने के बाद योगी ने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका दर्शन पूजन किया। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर जाकर शीश नमाया और मंदिर परिसर के भ्रमण और गौ सेवा के बाद वे हिंदू सेवा धर्म गए, जहां सुबह से ही अपनी समस्या बताने के लिए लोग उनका इंतजार कर रहे थे।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फिल्म आदिपुर में हिंदू देवी देवताओं को गलत स्वरूप में पेश करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हिंदू सभ्यता और भारत की संस्कृति में भगवान राम जन जन में बसे हैं। उनका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिल्म के जरिए हिंदू समाज की भावनाओं पर हमला किया गया है। उनकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने फिल्म में हनुमान जी के गेटअप को लेकर भी फिल्म प्रबंधन को फटकार लगाई है। कहा, फिल्मों के जरिए लगातार भारतीय संस्कृति को बाधित और बदलने का प्रयास हो रहा है। हिंदू संस्कृति और विरासत पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि संत समाज ने जो कहा है उस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। संत समाज हिंदू समाज की रक्षा के लिए है। आदिकाल में शंकराचार्य पीठों की स्थापना हुई। जब आक्रांताओं ने हमले किए तब भी इन्हीं अखाड़ों के माध्यम से हिंदू संस्कृति की रक्षा की गई थी। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो चली है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर में मध्य प्रदेश में दाखिल होगी, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह अक्टूबर में प्रदेश का दौरा करेंगे। इसके अलावा जनवरी में केंद्र सरकार प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और राज्य सरकार इन्वेस्टर मीट के जरिए चुनावी माहौल तैयार करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर महीने के अंत में आने की उम्मीद है। कांग्रेस नेताओं की माने तो प्रियंका गांधी उज्जैन में भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है। तय कार्यक्रम के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में 24 से 25 नवंबर को प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की इस यात्रा में मध्य प्रदेश से 5 उप यात्राएं जुड़ेगी। इन उप यात्राओं की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेताओं को दी गई है। खंडवा, इंदौर, उज्जैन, आगरा, मालवा में ये सभी उप यात्राएं भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेगी। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश से देश को चीतों की सौगात देने आए। अब 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने आ रहे हैं। उज्जैन में प्रवास के दौरान पीएम नवनिर्मित महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण कर एक सभा को संबोधित करेंगे। केदारनाथ और काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण के बाद अब प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल परिसर को भव्य स्वरूप दिया गया है। पीएम ने इस कार्यक्रम के बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन और केन बेतवा लिंक परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी पीएम को मध्य प्रदेश में बुलाने की तैयारी की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ 1.25 माह के अंतराल के बाद ही गृह मंत्री शाह का मध्य प्रदेश दौरा भी तय हो गया है। इससे पहले 21 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राजधानी भोपाल पहुंचकर 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने सत्ता और संगठन के दिग्गज नेताओं से प्रदेश को लेकर फीडबैक लिया था। इस बीच 16 अक्टूबर को एक बार फिर ग्वालियर आ रहे हैं। वे यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के संगठन के नेताओं से चर्चा भी करेंगे। चुनाव को देखते हुए भाजपा हाईकमान का पूरा फोकस चुनावी राज्यों पर है। इसके चलते संगठन के केंद्रीय पदाधिकारियों ने भी अपने प्रवास तेज कर दिए हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की रतलाम, उज्जैन और भोपाल की यात्राएं अभी चल रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खींचतान का दौर नया नहीं है। शराब नीति को लेकर दोनों पार्टियों एक दूसरे को निशाना बना चुकी है। अब दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मुख्य सचिव को उन आरोपों की जांच करने को कहा है जिनके मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान में अनियमितता बरती गई है। एलजी ने 7 दिनों के भीतर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। इसी मुद्दे पर आम पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हर बड़े त्योहार पर बीजेपी वाले बड़ा संकट खड़ा करते हैं, हर त्योहार खराब करते हैं। बीजेपी द्वारा मनोनीत उपराज्यपाल ने बीजेपी के षड्यंत्र में हिस्सा लेते हुए वो काम किया है जिसका बीजेपी कई सालों से प्रयास कर रही थी। बीजेपी का प्रयास देखा जा रहा है कि गरीब तबके के लिए जहां जहां सब्सिडी या सुविधाएं मिल रही है उसे रोका जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनी बीएसएनएल डिस्कॉम को सब्सिडी का पैसा देने के मामले में मुख्य सचिव को जांच करने को कहा है। एलजी ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट 7 दिन में सौंपने को कहा है। एलजी कार्यालय ने सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ वकीलों और न्यायविदों सहित शिकायतकर्ताओं ने बिजली कंपनियों को सब्सिडी भुगतान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की है, जिसके बाद अब एलजी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार का या फिर बीएसईएस डिस्कॉम की तरफ से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ओके दोस्तों, सबसे पहले आज महानवमी की आप सबको शुभकामनाएं। और पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को समस्या है कि हर बड़े त्योहार पे ये कोई ऐसा संकट खड़ा करते हैं कि आपको और हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। पिछली बार जन्माष्टमी इन्होंने खराब की, आज जो है नवमी खराब की, बीच में भी कई त्योहारों पे इस तरीके से ये कर रहे हैं। आज खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत दिल्ली के उपराज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के एक षड्यंत्र के अंदर मिर्जापुर की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विंध्याचल प्रशासनिक भवन में बैठक कर विघ्न कॉरिडोर कार्यों के प्रगति के बारे में जानकारी ली। कार्य में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। विंध्यवासिनी मंदिर के साथ साथ कालीखो और अष्टभुजा मंदिरों का भी सुदृढ़ीकरण किया होगा और बिजली के समस्त तारों को अंडरग्राउंड करने तथा खंभों इत्यादि के लिए अधिशासी अभियंता अनिल कुमार सिंह से शीघ्र ही कार्य योजना तक बजट बनाकर प्रस्तुत करने को कहा गया है। कार्यदायी संस्था से कहा कि परिक्रमा पथ, प्लाजा, हवन कुंड, कालीखो और अष्टभुजा मंदिरों और पक्का घाट, न्यू वीआईपी और पुरानी वीआईपी कोतवाली मार्गों के निर्माण कार्य के साथ ही उक्त चारों मार्गों के भवनों में फसाड लगाने का काम एक साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार मजदूरों की संख्या बढ़ाते हुए कार्य में तेजी लाए। कॉरिडोर कार्य आगामी पूर्णिमा के पश्चात दिन रात निरंतर चलता रहे। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर कॉरिडोर कार्य दिखने लायक हो जाएगा और जिलाधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह बाद पुनः मौके पर कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बैठक में मौजूद नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह को दैनिक रूप से कॉरिडोर कार्य का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा लगातार दूसरे तीसरे चरण के कार्यों के लिए कार्य योजना मांगी जा रही है और हम अभी तक प्रथम चरण का कार्य भी दिखाने लायक नहीं है। बैठक में कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर वीरेंद्र सिंह, नगरपालिका, गंगा प्रदूषण, लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सुप्रीम कोर्ट इस बार की जांच के लिए सहमत हो गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की ओर से संचालित शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। शीर्ष अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महायान, थेरवाद, ब्रजवियान, बौद्ध धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि केवल अल्पसंख्यकों की ओर से चलाए जाने मात्र से संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने 2001 में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में ट्रस्ट के सदस्यों ने 2015 में बौद्ध धर्म अपना लिया और संस्थान का प्रशासन भी देखते रहे। यूपी सरकार ने संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता देने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि कांग्रेस संस्थापक को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए न केवल अल्पसंख्यक द्वारा संचालित किया जाना चाहिए बल्कि स्थापित किया गया होना चाहिए।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मॉडल पर गुजरात सरकार को फिर से घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 27 साल में गुजरात की सत्ता में रहते हुए 73 सरकारी स्कूलों को ठीक किया है। इस रफ्तार से भाजपा को गुजरात के सभी 40,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को ठीक करने में 15,000 साल का समय लग जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मात्र 5 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। केजरीवाल गुजरात के स्कूलों को भी 5 साल में शानदार बना सकते हैं। गुजरात की जनता भी अब 5 सालों में ही अपने स्कूलों को ठीक करवाना चाहती है। उन्हें 27 सालों में 73 स्कूल ठीक करवाने का भाजपा का मॉडल स्वीकार नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार के स्कूलों की स्थिति पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के स्कूल और वहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए जाने वाले ध्यान का 10% हिस्सा वह दिल्ली सरकार के स्कूलों पर दे तो आज अधिकतर स्कूल प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के बिना नहीं चल रहे होते। वही सैनिक स्कूल खोलने का प्रचार करने वाली दिल्ली सरकार ने उसे निजी हाथों में बेचने का काम किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर तंज कसने के बाद उन्हें भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पति कैसा भी हो, एक समय के बाद पत्नियां डांटना छोड़ देती है, लेकिन बाप डांटना नहीं छोड़ता। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि पति शराबी, कबाड़ी या कबाबी हो या निकम्मा, एक समय के बाद पत्नियां डांटना छोड़ देती है, बाप नहीं छोड़ता है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था कि एलजी साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती, और पिछले 6 महीनों में एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे। एलजी साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी थोड़ा चिल करें। दिल्ली में विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना में ठनी हुई है। इससे पहले दिल्ली सरकार के विभिन्न नेताओं और मंत्रियों ने एलजी पर कई कार्रवाई और आरोप लगाए थे। वहीं एलजी ने दिल्ली आबकारी नीति समेत अन्य मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल समेत विभिन्न नेताओं के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। फिलहाल खबरों में इतना ही, और खबरें देखने के लिए जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।